मनोरमा देवी के चेहरे पर गहरा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। घर में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। मंडप सज चुका था। फूलों की मालाएं, कलश, दीपक, रोली, चावल, नारियल, अन्य पूजा सामग्री पूरे घर की शोभा बढ़ा रही थी। आज शादी का दिन था। आयुष तिवारी और रश्मि यादव बेहद प्रसन्न और संतुष्ट थे। उनके बीच जो दूरियां कभी भी थी ही नहीं, वे अपनी जिद और अहंकार को पीछे छोड़कर प्रेम को चुन चुके थे, और अब वही प्रेम उनके चारों ओर सुख और विश्वास का घेरा बनाकर खड़ा था। रश्मि यादव दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सुनहरे धागों की कढ़ाई थी। मंजू शर्मा उसके साथ थी। उसके साड़ी का पल्लू और गहने ठीक करते हुए मंजू ने अपनी आंखों के कोने पोंछे, जो आंसुओं से भीग चुकी थी। मेरी दोस्त आज बहुत सुंदर लग रही है। आयुष तो बस तुम्हें देखता ही रह जाएगा, वह मुस्कुराते हुए बोली। रश्मि खड़ी हो गई। उसने मंजू शर्मा के दोनों हाथ पकड़ लिया। अपने आंसू मुझसे क्यों छुपा रही हो? मंजू का सिर झुक गया। सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी के बाद मुंबई चली जाऊंगी। पापा अजय तिवारी अक्सर वहां आते जाते रहते हैं। कारोबार के सिलसिले में भी आती जाती रहूंगी। वह रुक रुक कर बोल रही थी। रश्मि ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। हमें छोड़कर चली जाओगी? मुझे सजा दोगी? मंजू उसके गले लग गई थी। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम दोनों मेरे लिए बहुत खास हो, आयुष भी और तुम भी। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकती। तुम कभी हमारे बीच आई ही नहीं थी। तुमने कभी आने की कोशिश भी नहीं की। तुम तो हमारे लिए उतनी ही खास हो जितने हम तुम्हारे लिए हैं। मंजू की आंखों से आंसू बह निकले। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुट जाएगा, वह सिसकते हुए बोली। रश्मि उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। वह दुल्हन के रूप में अत्यंत सुंदर लग रही थी। मंजू ने उसकी नजर उतारी। तभी कमरे में प्रेरणा तिवारी के प्रवेश करते ही वहां हल्की खामोशी छा गई। मंजू अपने आंसू पोंछती हुई रश्मि से अलग हुई। प्रेरणा मुस्कुराई। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, रश्मि मुस्कुराई। भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। भाई तो आज बस आपको देखते ही रह जाएंगे। वह चंचल अंदाज में बोली थी, लेकिन उसकी आंखों में भी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। लगता था कि वह रो कर आई है। प्रेरणा ने गहरे रंग की सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी ब्लाउज पर हीरो जैसी चमकने वाली पत्थरों का बारीक काम था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसकी सुनहरी आंखों में उदासी झलक रही थी। वह आगे बढ़ी और रश्मि यादव के दोनों हाथ थाम लिए। मुझे माफ कर दीजिए, और उस कटु व्यवहार के लिए भी जो मेरी तरफ से आपके साथ हुआ था। पापा अजय तिवारी की मौत ने मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। आप मेरी भाभी बन रही हैं, इसलिए मैं आपसे दिल से माफी मांग रही हूँ। मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी, क्योंकि आप आयुष तिवारी की पत्नी बन रही है और वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। रश्मि यादव मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें प्रेरणा तिवारी ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे पोंछ दिया। रोने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी भाभी सिर्फ मुस्कुराएगी, खुश रहेगी और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी। मुझे माफ कर दोगी ना? रश्मि रश्मि ने उसे अपने गले से लगा लिया। पागल हो गई हो क्या? मैं सब समझती हूँ, तुम्हारा दुख भी और तुम्हारे भाई का दुख भी। मैंने दिल से माफ कर दिया है, तुम्हें भी और उसे भी। प्रेरणा मुस्कुरा दी। तभी वरुण दुबे, जो कमरे में प्रवेश कर रहा था, ये सब सुनते ही अंदर आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। उसे राहत मिली थी कि प्रेरणा तिवारी को कुछ तो एहसास हुआ। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही प्रेरणा रश्मि से अलग हो गई। आयुष आगे बढ़ा और अपनी बहन को गले लगाकर उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अमृता त्यागी ये सब देख रही थी। रिश्ते में वह भी रश्मि की भी भाभी थी, मगर उसने कभी इस रिश्ते को अपनाया ही नहीं था। क्या उसने कभी वरुण दुबे को अपना पति माना था? क्या उसने कभी उसका सम्मान वैसे किया था जैसा एक पत्नी अपने पति का करती है? नहीं, वह तो उस शादी को ही नहीं मानती थी। 7 फेरों और वैदिक मंत्रों के साथ हुए उस विवाह को भी वो जैसे भूल गई थी। वह उस व्यक्ति की पत्नी है। आयुष अपना सिर रश्मि की गोद में रखे हुए बैठा था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? रश्मि, जो नजरें झुकाए बैठी थी, अपने पति की तरफ देखने लगी। क्या सजा देना चाहते हैं मुझे? जो देंगे स्वीकार है। पूरे समाज के सामने 7 फेरे लेकर मैंने आपको अपना जीवन साथी माना है। अब आप जैसे रखोगे वैसे ही रहूंगी। वह इतनी मासूमियत से बोली कि आयुष हंस पड़ा। तुम सच में पागल हो। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? सजा तो तुम दोगी मुझे। मेरी पूरी जिंदगी जैसे चाहोगी वैसे रखोगी। गलती मुझसे हुई थी, माफी मांगने वाला मैं हूँ। पापा अजय तिवारी की मौत ने सचमुच प्रेरणा और मुझे अंधा कर दिया था। जैसे जैसे दिल का बोझ कम हुआ, बहुत सी बातें समझ में आने लगी। वो एक दुर्घटना थी। वरुण निर्दोष है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रेरणा भी फिर से जिंदगी की तरफ लौटे, मगर वो बहुत जिद्दी है, उसे समझाना आसान नहीं।
और वह हमेशा अपने फैसले खुद लेती आई है। एक भाई होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि वरुण और अपने रिश्ते को एक मौका दे, मगर मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। रश्मि ने चुपके से उसके माथे को चूम लिया। आयुष ने आंखें बंद कर ली। सारी शिकायतें और सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके थे। हम अपनी जिंदगी मुस्कुराहट के साथ शुरू करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीते हुए दुखों की परछाई भी हमारी जिंदगी पर पड़े। आयुष मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी के गालों को प्यार से छुआ। मैं कितना भाग्यशाली हूं ना, और कितना दुर्भाग्यशाली था कि 5 साल तुम्हारे बिना गुजार दिए। अब तो मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और ना ही कभी तुम्हें दुख या नाराज देख सकता हूँ। ये बात भूल जाओ कि आयुष तिवारी अपनी पत्नी रश्मि यादव की आंखों में आंसू सहन कर सकता है। उसने उसकी आंखों की नमी अपने हाथों से साफ कर दी थी और उसके माथे को चूमकर उसे अपने प्रेम का एहसास करवाया। उसने उसके गले में एक बहुत सुंदर लॉकेट पहनाया था, जिस पर हीरे जैसा चमकता हुआ दिल बना था। वह खुल भी जाता था, चाहो तो उसमें मेरी तस्वीर रख सकती हो। रश्मि मुस्कुरा दी और उसने प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। आयुष उसकी आंखों में देखता हुआ जैसे उसमें खो गया था। रश्मि हल्का सा शर्मा गई। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आज मैं बातें कम और प्यार ज्यादा करना चाहता हूँ। वह उसके सारे दुखों को भुलाते हुए पूरे अधिकार से उसके करीब आ गया था। रश्मि भी खुद को उसमें खोती जा रही थी। आयुष के मामले में उसका अपने दिल पर कोई बस नहीं चलता था। वर्षों की तकलीफों के बाद ये रात जैसे उनके प्रेम को पूर्णता दे रही थी। अगली सुबह सभी लोग भोजन की मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रश्मि यादव, आयुष तिवारी भी वहीं मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर खुशी और प्रेम की चमक साफ दिखाई दे रही थी। बहुत सुकून और खुशी के साथ नाश्ता किया जा रहा था। तभी मुख्य दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर आया। उसकी आहट सुनते ही परिवार की वरिष्ठ मुखिया मनोरमा देवी खड़ी हो गई। अपने गोद लिए हुए बच्चों पूरे परिवार द्वारा अत्यंत सम्मानित मनोरमा देवी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। प्रेरणा भी खड़ी हो गई थी। आदित्य राज को देखकर उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा और प्रेरणा से बहुत आत्मीयता से मिला। प्रेरणा भी उसके साथ सहज और खुशी दिखाई दे रही थी। कैसे हो? बहुत खुश हूँ, और तुम्हारे साथ काम करने के लिए उससे भी ज्यादा उत्साहित हूँ। इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। वरुण दुबे जो वहीं बैठा था, आदित्य राज के इस तरह अचानक आने पर थोड़ा चौंक गया। आदित्य राज मनोरमा देवी की सबसे प्रिय मित्र के बेटे थे। वो प्रेरणा तिवारी का बचपन का मित्र था। दोनों पहले भी साथ काम कर चुके थे, मगर लंबे समय से वो मुंबई में रह रहा था और अब अचानक वापस लौट आया था। मनोरमा देवी के कहने पर आदित्य राज आया था। वह उस दुर्घटना और इन दोनों के बीच में मौजूद तनाव से अच्छी तरह परिचित था। यूं समझ लीजिए कि वह उनके घर का ही सदस्य था और मनोरमा देवी को बहुत प्रिय था, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उनकी प्रिय सहेली का निधन हो चुका था और उसके बाद मनोरमा देवी आदित्य राज के प्रति और भी अधिक स्नेही हो गई थी। वरुण दुबे भी खड़ा हो गया। उन दोनों को इतनी आत्मीयता से मिलते देखकर उसने आदित्य राज को केवल औपचारिकता नमस्ते किया। आदित्य राज उसके व्यवहार को देखकर थोड़ा उलझ गया, क्योंकि इन दोनों के संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। वो प्रेरणा तिवारी का बचपन का मित्र था, इसी कारण वरुण उसका सम्मान करता था। मगर आज उन्हें इस तरह मिलते देखकर वरुण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जो भी था, जैसी भी थी, प्रेरणा उसकी पत्नी थी और किसी दूसरे व्यक्ति का उससे इतनी निकटता से मिलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। चलो साथ में कार्यालय चलते हैं। आदित्य राज के कहने पर अमृता त्यागी वहां नहीं रुकी। उसकी नजरें वरुण से मिली। वरुण ने उसे तीखी नजरों से देखा, जैसे कुछ समझाना चाहता हो। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, मगर अमृता ने उसकी नाराजगी को अनदेखा करते हुए आदित्य राज के साथ कार्यालय जाने का फैसला किया। वह बैठक कक्ष में बैठा उन दोनों के बीच की सहज समझ को महसूस कर रहा था। दोनों लगभग हर विषय पर एक जैसी राय रखते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके विचार बहुत मिलते हों। वरुण काफी देर से हाथ में पेन घुमाते हुए आदित्य राज अमृता को देख रहा था। कभी वह हाथ मिलाते, कभी खुशी में एक दूसरे को बधाई देते, कभी हंसते और कभी किसी विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा करने लगते। बैठक समाप्त होने के बाद आदित्य राज सबसे पहले बाहर निकल गया। अमृता भी अपनी फाइलें समेट रही थी। उस समय वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तभी वरुण आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोकते हुए उसे मेज के पास खड़ा कर दिया। क्या कर रहे हो? उसकी सुनहरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मुझे मत छुओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह मत छुआ करो। और वह भी कार्यालय में? वरुण ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम मेरी सहायक वेदिका गुप्ता को लेकर इतनी अधिकारपूर्ण हो गई थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया, ताकि मेरे आसपास कोई लड़की ना रहे।
सही कह रहा हूँ ना? अब मेरा सहाय एक पुरुष है, क्योंकि मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं है कि मेरे आसपास कोई दूसरी लड़की हो। तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं किसी दूसरे पुरुष को तुम्हारे आसपास इतनी सहजता से देख सकता हूँ? वह उसके पास झुका हुआ था। अमृता वहां से हटना चाहती थी, मगर वरुण उसके बहुत करीब खड़ा था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। जानती हो क्यों? वह धीमे स्वर में बोला। मैं जानना चाहता हूँ क्यों? अमृता ने उसके तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर वरुण, क्योंकि मैं तुमसे अलग होने जा रही हूँ। जिस तरह उसने ये शब्द कहे, वरुण को लगा जैसे उसका दिल थम गया हो। अलग होने की बात उसने पहली बार उसके सामने कही थी। मनोरमा देवी से वह इस विषय पर कई बार बात कर चुकी थी, मगर वरुण के सामने कहने का साहस कभी नहीं कर पाई थी। आज जब उसने ये कहा, तो वरुण का चेहरा एकदम बदल गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़का कि अमृता को भी उसकी बेचैनी महसूस हुई। उसकी आंखें भर आई थी। अमृता वह नमी साफ देख सकती थी। वह उसकी सुनहरी आंखों में दर्द के साथ देख रहा था। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना। अमृता ने नजरें झुकाई। मैंने कहा ना, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। वरुण का सिर झुक गया था। शायद वह अपने आंसू छिपाना चाहता था, मगर उसकी आंखों से गिरे आंसुओं की बूंदें अमृता के सफेद शर्ट पर गिर चुकी थी। उसने धीरे से उसके गाल को छुआ। उसकी आवाज भीग चुकी थी। तुम पागल हो, मेरे बिना नहीं रह पाओगी। अमृता की आंखें भी आंसुओं से भर गई। वरुण सचमुच टूट गया था। उसने नजरें उठाई, दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों तुरंत अलग हो गए। वरुण ने गहरी सांस ली। अमृता का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह नजरें चुरा रही थी और वरुण अपने कोट के बटन ठीक करता हुआ एक गहरी नजर उस पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ रश्मि यादव उदास बैठी थी। आयुष तिवारी ने उसकी तरफ देखा। तुम उदास हो? हाँ, मैं उदास हूँ। मंजू शर्मा जा रही है, क्या हम उसे रोक नहीं सकते? वह उसकी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए बोली। आयुष मुस्कुराया। मैं रोकना चाहता हूँ, मेरे कहने से वह रुक भी जाएगी, मगर रश्मि, वह अपनी पत्नी को अपने पास खींच चुका था। वह अपनी पत्नी के सामने ये नहीं कहना चाहता था कि मंजू उससे प्रेम करती है। कोई भी पति अपनी पत्नी के सामने ये स्वीकार करना सहज नहीं समझता कि कोई दूसरी महिला उससे प्रेम करती है। वह जानता था कि रश्मि भी ये बात समझती है, मगर वह उसके मन का बहुत ध्यान रखता था। तुम उससे बात करके देखो, मैं भी बात करूंगा। उसने बात समाप्त कर दी। रश्मि ने धीरे से कहा, वह आपका बहुत सम्मान करती है। आप ऐसे ही हैं, कोई भी आपको पसंद कर सकता है। मुझे याद है जब उसने आपके लिए गोली खाई थी और आपने उसकी जान बचाई थी। 5 साल वह आपके साथ दोस्त बनकर रही, कभी किसी अधिकार की मांग नहीं की। मैं आप दोनों के रिश्ते को जानती हूँ। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते हैं, जैसे मेरे लिए रखते हैं। आयुष मुस्कुराया। फिर हम दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अगर वह रुक गई तो अच्छा है, नहीं तो हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। उधर आदित्य राज ने अमृता का हाथ थाम लिया। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? कल मुंबई में बैठक है। हाँ, मुझे याद है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अमृता मुस्कुरा दी। तुम मुझे बैठक के बारे में सब कुछ पहले ही बता चुके हो। आदित्य राज कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम वरुण से अलग कब होने वाली हो? ये सुनकर अमृता खामोश हो गई। तुम्हें किसने बताया कि मैं अलग होना चाहती हूँ? मनोरमा देवी से पता चला। वह बहुत परेशान है। हाँ है तो? वह अपने होंठ काटने लगी। उसके मन में पिछले दिन के कई पल फिर से उभर आए थे। उसकी सांसें तेज हो गई थी। आदित्य राज ने गहरी स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहो। मैं सुन रही हूँ। अमृता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आदित्य राज ने उसका हाथ थाम रखा था। अमृता ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या? हाँ, हम बचपन से दोस्त हैं। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास रही हो। कब दोस्ती प्रेम में बदल गई, मुझे खुद पता नहीं चला। अगर तुम वरुण दुबे से दूर जा रही हो, जिस भी मोड़ पर तुम उसका हाथ छोड़ोगी, उस मोड़ पर मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा मिलूंगा। आदित्य राज की बात सुनकर प्रेरणा तिवारी कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, और अगर मैं कहूँ कि मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकती, या मैं कहूँ कि वो मुझे कभी अलग नहीं होने देगा, तो तुम कितने समय तक मेरा इंतजार करोगे? आदित्य राज मुस्कुराया। खुद को मत समझाओ। कि तुम्हारी और उसकी लड़ाई शायद वर्षों तक चले, मगर मैं तुम्हारे लिए वर्षों तक इंतजार कर सकता हूँ। प्रेरणा उसकी आंखों में देखती रह गई। उसका सिर झुक गया था, जैसे शब्द उसके पास खत्म हो गए हों। दूसरी तरफ वरुण दुबे उसके कमरे में आया और एक पैकेट उसके तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? प्रेरणा ने पूछा। साड़ी है। मैं ये नहीं पहनूंगी। पहननी पड़ेगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम मुझ पर इस तरह अधिकार नहीं जमा सकते। मैं जमा सकता हूँ,
वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझ पर हक जता सकते हो, मुझे इस तरह छू सकते हो? वह अभी भी पिछले दिन की बात को लेकर नाराज थी। वरुण मुस्कुराया, मतलब श्रीमती जी अभी भी नाराज है, मुझसे दूर रहो। वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रेरणा ने उंगली उठाकर उसे रोकना चाहा। रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगा। क्या कर लोगी? वह मुस्कुराया। तुम पर तो कोई नियम लागू ही नहीं होते। कोई तुम्हें गले लगा ले, तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तुम मुझसे हंस हंस कर बातें करो। ये सब मुझसे सहन नहीं होता। अगर तुमने मुझे मजबूर किया ना, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहीं खड़े खड़े ये साड़ी पहना दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते श्रीमती जी, इसलिए शांति से आज की बैठक में तुम यही साड़ी पहनोगी। प्रेरणा ने भौं में चढ़ाई। कहीं मैं इस साड़ी को आग ही ना लगा दूं। वरुण हंस पड़ा। एक बात पूछूं? वह चुप हो गई। मेरी बाह छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। उसने उसके बालों की लट पीछे की। प्रेरणा की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। वरुण की उंगलियां उसके चेहरे को छूती हुई नीचे आई। वह उसके बहुत करीब खड़ा था। प्रेरणा की सांसें तेज हो गई थी। वह पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके कदम जैसे वहीं रुक गए थे। वरुण ने धीरे से कहा, क्या है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी दूसरे पुरुष का तुम्हारे आसपास होना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे कह दो कि वह तुमसे दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। प्रेरणा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर वरुण, अगर तुम मुझे अलग होने की अनुमति नहीं दोगे, तो मैं अदालत चली जाऊंगी। वरुण जो मुड़ रहा था, उसके शब्दों पर रुक गया। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो करके दिखाओ, मगर याद रखना, अब इस घर से सिर्फ मेरी अर्थी ही निकलेगी। अगर विधवा बनने का इतना ही शौक है तो जो करना है कर लो। उसके शब्द इतने कठोर थे कि प्रेरणा 2 कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरी तरफ मंजू शर्मा जाने की तैयारी कर रही थी। उसने आयुष तिवारी और रश्मि यादव की तरफ देखते हुए कहा, हर कहानी में किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। इस कहानी में शायद वो मैं हूँ। आयुष की आंखों में नमी उतर आई। वह हल्का सा मुस्कुराया। हमसे दोस्ती खत्म तो नहीं करोगी ना? मंजू हंस पड़ी। पागल हो तुम दोनों? किसी को चाहने का मतलब ये नहीं होता कि वो वक्त हमें मिल ही जाए, और तुम तो एक महत्वपूर्ण इंसान हो। तुम्हारी अपनी भावनाएं हैं, अपनी जिंदगी है। मैं इतनी नकारात्मक नहीं हूँ। मैं तुम दोनों की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मुझे हमेशा वैसे ही समझना। मैं तुम्हें याद करती रहूंगी, आती जाती रहूंगी। मैं कहीं जा तो नहीं रही हमेशा के लिए। उसका ये कहना था कि रश्मि ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। पागल हो क्या? ऐसी बातें कोई अपने बारे में करता है? मंजू मुस्कुरा दी। तुम दोनों ऐसे प्रतिक्रिया दे रही हो जैसे मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। मेरा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। आयुष ने धीरे से कहा, अपनी पेंटिंग्स का ख्याल रखना। मंजू ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। वह जितनी भी पेंटिंग्स बनाती थी, उनमें कहीं न कहीं आयुष की झलक मौजूद होती थी। आयुष ये बात जानता भी था और समझता भी था। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। मंजू ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी जान से भी ज्यादा उनका ख्याल रखूंगी। उसके शब्दों पर आयुष चुप हो गया। वह कुछ और नहीं कह पाया। रश्मि, आयुष दोनों उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे, और मंजू सोफे पर बैठी थी। उन तीनों के बीच बहुत गहरा अपनापन था। तभी परिवार की वरिष्ठ मुखिया मनोरमा देवी वहां आई। पूरे परिवार द्वारा सम्मानित मनोरमा देवी ने तीनों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। अब उठ जाओ और इसे जाने दो। देखो, इसके माता पिता कब से इंतजार कर रहे हैं। रश्मि, आयुष खड़े हो गए। वरुण और प्रेरणा भी वहीं खड़े थे। उन्होंने भी ये दृश्य नम आंखों से देखा। मंजू आगे बढ़ी, मनोरमा देवी को गले लगा लिया। मनोरमा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अपना ख्याल रखना बेटी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मंजू ने ये कहते हुए प्रेरणा की तरफ देखा, जैसे उसे मनोरमा देवी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे रहे हों। प्रेरणा ने हल्के से सिर हिला दिया। तभी आदित्य राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, जरा खुद को तो देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। उसके इस प्रशंसा भरे वाक्य पर प्रेरणा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे सुबह की सारी बातें याद आ गई। यानी वरुण को आदित्य राज बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह उसके साथ बहुत सहज था। प्रेरणा के चेहरे पर हल्की शरारत आ गई। उसे लगा कि ये वरुण को और चिढ़ाने का अच्छा मौका है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। वरुण दुबे सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। जैसे ही प्रेरणा की नजर उस पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए नजरें हटाना ही भूल गई। वह गहरे रंग के 3 पीस सूट में बेहद आकर्षक लग रहा था। अपने कोट के बटन बंद करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। प्रेरणा तिवारी ने जानबूझकर अपना हाथ आदित्य राज के हाथ में रख दिया। नीचे उतरते हुए वरुण दुबे कुछ क्षण के लिए रुक गया। उसकी इस हरकत पर उसे बहुत गुस्सा आया था।
मगर आदित्य राज का सम्मान करते हुए वो चुप रहा। चलो आदित्य राज, प्रेरणा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिससे वरुण के मन में और भी जलन पैदा हुई। तुम मेरे साथ चल सकती हो। दोनों जैसे ही मुड़े, वरुण की आवाज पर रुक गए। प्रेरणा ने बालों को कानों के पीछे किया और एक अलग ही अंदाज में उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं तो आदित्य राज के साथ जा रही हूँ। आप चाहे तो पीछे आ सकते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। वरुण का गुस्सा और बढ़ गया। बैठक का माहौल किसी शानदार समारोह जैसा था। पहले सभी लोग बैठकर लंबे समय तक परियोजना पर चर्चा करते रहे। वरुण बाकी व्यापारिक साझेदारों की तरफ देखते हुए प्रेरणा को मिलने वाली प्रशंसाओं को ध्यान से सुनता रहा। आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। प्रेरणा मुस्कुराकर प्रशंसा स्वीकार कर रही थी। बीच बीच में उनकी नजर वरुण पर भी पड़ती और वह नजरें फेर लेता। बैठक समाप्त होने के बाद सभी ने भोजन किया। हल्की बारिश और ठंडी हवा ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया था। आदित्य राज ने प्रेरणा की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ थोड़ा नृत्य करें। प्रेरणा ने संगीत की तरफ ध्यान दिया और फिर उसकी नजर वरुण पर गई, जो हाथ में ठंडे पेय का गिलास लिए उसी को देख रहा था। प्रेरणा ने अपना हाथ आदित्य राज के हाथ में रख दिया। वरुण की उंगलियां गिलास पर कस गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दोनों हल्के कदमों के साथ संगीत की धुन पर चलने लगे। आदित्य राज उसकी तारीफ कर रहा था। तभी वरुण का धोरे जवाब दे गया। वह आगे बढ़ा और बड़ी सहजता से आदित्य राज को अलग कर दिया। क्या आप मेरे साथ नृत्य करोगी? उसने आदित्य राज की तरफ देखते हुए कहा, मगर अपना हाथ प्रेरणा की तरफ बढ़ाया था। प्रेरणा मुस्कुरा दी, अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वरुण ने उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसे फिर अपने सामने इतना करीब आने दिया? उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी नजरों में मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है ना? प्रेरणा ने अपनी बाहें उसके कंधों पर रख दी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा है ना, एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वरुण की पकड़ और मजबूत हो गई। मैंने कहा है ना, ये बात बार बार मत कहा करो। प्रेरणा ने उसके चेहरे को देखा। शांत हो जाओ, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। वरुण ने उसे घुमाया। वह फिर उसकी तरफ मुड़ी। उसकी नजरें सीधे उसकी आंखों में थी। ना तुम मेरे बिना रह सकती हो और ना मैं तुम्हारे बिना। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हें ये बात एक दिन में समझ आ जाएगी। प्रेरणा ने खुद को उसे अलग किया और तेज कदमों से वहां से चली गई। थोड़ी दूरी पर आदित्य राज पानी की लहरों को देख रहा था। प्रेरणा उसके पास पहुंची। मुझे घर जाना है। वह उसकी तरफ मुड़ा। तुम रो रही हो? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। आदित्य राज की नजर अन्यास वरुण की तरफ गई। उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है आदित्य राज, कृपया। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। तो उसकी आवाज में विनती थी। ठीक है चलो, आदित्य राज ने शांत स्वर में कहा। वरुण दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। आदित्य राज ने सहज अधिकार से प्रेरणा का हाथ थामा और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। घर पहुंचकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। अगर चाहो तो मैं भी मनोरमा देवी से बात कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। अब जो होगा देखा जाएगा। वह आगे बढ़ने लगी तो पीछे से आदित्य राज की आवाज आई। तुम वरुण से प्रेम करती हो ना? प्रेरणा रुक गई। मैं जानता हूँ कि तुम उसे माफ कर चुकी हो, और सच कहूँ तो माफ भी किस बात के लिए? 5 साल पहले जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। तुम इतनी समझदार हो कि ये बात जानती हो जो सजा तुमने उसे दी है वो कहीं से भी उचित नहीं थी। प्रेरणा पलटी और उसकी आंखों में देखने लगी। तुम ठीक कहते हो। मनोरमा देवी ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं नहीं समझी। जब आयुष तिवारी ने रश्मि यादव से शादी करने का फैसला किया और फिर उनकी शादी हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में पीछे सिर्फ मैं और वरुण रह गए हैं। बाकी सब आगे बढ़ चुके हैं। एक दिन सब एक दूसरे को माफ कर देंगे। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। पीछे सिर्फ हम दोनों रह जाएंगे। आदित्य राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा दिल चाहता है कि तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मगर मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो, मैं सुन रही हूँ। अगर तुम उसे माफ कर चुकी हो, अगर तुम्हारे दिल से सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें उसकी तरफ लौटने नहीं देती? प्रेरणा हल्का सा मुस्कुरा दी। मम्मी पापा की मौत में भूल नहीं पाती। गाड़ी वरुण दुबे चला रहा था। ये बात भी मेरे मन से नहीं निकलती। लेकिन उसी दुर्घटना में उसकी जान भी जा सकती थी। उसने पूरी जिंदगी पापा अजय तिवारी से नाराजगी रखी। ये बात भी मुझे याद रहती है। प्रेरणा तिवारी बोल रही थी। बस यही वजह है मैं पूरी जिंदगी उसके साथ इसी सोच के साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी खराब हो। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। ये कहकर वह आगे बढ़ गई। आदित्य राज ने गाड़ी से टिककर एक गहरी सांस ली।
प्रेरणा अपने कानों से झुमके उतार रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। वह उसी हालत में मुड़ी। सामने वरुण दुबे खड़ा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया था। क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, प्रेरणा ने कहा। वरुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। मैंने कहा है यहाँ से चले जाओ, प्रेरणा ने फिर से कहा। वरुण उसे ध्यान से देखते हुए बोला, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। प्रेरणा झिझक गई। कृपया यहाँ से चले जाओ। वरुण उसके करीब आया। वह जो झुमके उतार रही थी, वरुण ने अपने हाथों से उन्हें उतार दिया। मैं खुद कर सकती हूँ, वो धीरे से बोली। आज मैं करूंगा, वरुण ने कहा। झुमके उतारने के बाद उसने उसका हार भी उतार दिया। प्रेरणा ने बालों में क्लिप लगाई हुई थी, वरुण ने वह भी निकाल दी। उसके बाल खुलकर कंधों पर बिखर गए। वरुण उसकी आंखों में देखने लगा। क्या कर रहे हो? दूर हटो, प्रेरणा ने कहा। वरुण ने सिर हिलाया। इतने सालों में पहली बार मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। प्रेरणा घबरा गई। मैं चिल्लाऊंगी, वरुण बोला। चिल्लाकर क्या करोगी? प्रेरणा ने उसे रोकने की कोशिश की। कृपया ऐसा मत करो। वह लगातार उसे रोकने की कोशिश करती रही। आखिर उसने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन अभी रुक जाओ। तुम मनोरमा देवी से हमारी शादी के बाद विदाई और साथ रहने की बात कर लो। वरुण रुक गया। उसने उसकी आंखों में देखा। सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच। प्रेरणा की आवाज कांप रही थी। वो पूरी तरह शर्म और घबराहट से लाल पड़ गई थी। वरुण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर एक तरफ हो गया। प्रेरणा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं मनोरमा देवी से बात करूंगा और तुम मना नहीं करोगी। अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी जिद और नासमझी बहुत सह ली, अब नहीं सहूंगा। और हाँ, आदित्य राज को खुद से दूर रखो। वो फिर उसकी तरफ झुककर बोला, याद रखो कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं हमेशा अधिकार नहीं जताता, हमेशा सख्ती नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई परवाह नहीं। इतना कहकर वह उठ गया। अपनी शर्ट पहनते हुए कमरे से बाहर निकल गया। प्रेरणा घबराई हुई सी उठकर बैठ गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, जो बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी मौजूदगी, उसकी खुशबू, उसका अपनापन उसे बुरा क्यों नहीं लगता था? उसका यूं अधिकार जताना उसे अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करती थी। अगर वह उससे ये बात कह देती तो शायद वह कभी पीछे ही ना हटता। उसे रोकना जरूरी था। प्रेरणा ने अपने बाल कानों के पीछे किए। उसे छोड़ दो, आदित्य राज ने कहा। वह अपने कोट का बटन ठीक कर रहा था। प्रेरणा उसकी तरफ देख रही थी। नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मुझे छोड़ने नहीं देगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और ना ही वो मेरे बिना रह सकता है। आदित्य राज ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी। प्रेरणा हल्का सा मुस्कुराई। कहती तो थी, आज भी कहती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कल रात ऐसा क्या हुआ, तुम एक ही रात में बदल गई? आदित्य राज ने पूछा। मैं बदली नहीं हूँ, मुझे बदलना पड़ा है। मैं मनोरमा देवी से विदाई और गृह प्रवेश की बात करने वाली हूँ। ये समझ लो कि वो बहुत खुश होगी। आदित्य राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और मेरा क्या? मैं जो तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। प्रेरणा ने उसकी तरफ देखा। मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो या मेरे लिए अपनी जिंदगी रोक दो। तुम मेरे दोस्त हो। मैं हमेशा चाहती थी कि हम सिर्फ दोस्त ही रहे तो ज्यादा अच्छा होता। क्या छुपा रही हो? आयुष तिवारी ने पूछा। कुछ नहीं, रश्मि यादव ने सहज बनने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ? हाँ, आयुष मुस्कुराया। मनोरमा देवी से कभी कभी अलग जाकर क्या बात कर रही थी? रश्मि ने अपने हाथ आपस में बांध लिए। क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? कर सकती हो, मगर वह दीवार से टिक गया। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। मेरे आते ही चुप क्यों हो गई? बस ऐसे ही। हमारा एक छोटा सा राज था। कैसा राज? आयुष ने पूछा। अच्छा, आप मुझे इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? वो मुस्कुरा दी। तुम ही बता दो, मुझसे क्या छुपा रही हो? आयुष उसके और करीब आ गया। रश्मि शर्मा गई। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं? हाँ, बताओ ना। रश्मि ने गहरी सांस ली। उसका हाथ अपने पेट पर रख दिया। आयुष कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। क्या सच में? उसकी आंखें भर आई थी। रश्मि ने फिर सिर हिलाया। हाँ, सच में। अगले ही पल आयुष ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ, उसने भावुक होकर कहा। मैं इसे शब्दों में नहीं बता सकता। रश्मि ने सिर झुका लिया। जानती हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे पता था ये खबर आपको बहुत खुश करेगी। तो फिर मुझसे छुपा क्यों रही थी? छुपा नहीं रही थी, बस थोड़ा परेशान कर रही थी। वो मुस्कुरा दी। आयुष हंस पड़ा। बस यूं ही हंसती और मुस्कुराती रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता।
रश्मि ने गर्व से कहा, नहीं, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर आयुष फिर हंस पड़ा। कुछ देर के बाद वरुण दुबे, प्रेरणा तिवारी मनोरमा देवी के सामने बैठे थे। मनोरमा देवी, जिन्हें पूरा परिवार बहुत सम्मान देता था, अपने सामने बैठे दोनों को गौर से देख रही थी। अब क्या चाहते हो तुम दोनों? ऐसे मुंह लटकाकर मेरे सामने क्यों बैठे हो? वरुण ने प्रेरणा की तरफ देखा। आपकी लाडली आपसे कुछ बात करना चाहती है। मनोरमा देवी मुस्कुराई। बोलो लाडली, क्या कहना है? मनोरमा देवी का प्रेरणा को लाडली कहना हमेशा की तरह वरुण को थोड़ा खटक गया। वह हर बार इस संबोधन पर हल्का सा जल जाता था। मनोरमा देवी उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा दी। प्रेरणा ने वरुण को घूरा और फिर बोलने लगी, मैं कहना चाहती थी कि वह अटक गई। मनोरमा देवी ने प्यार से कहा, लाडली, तुम्हें मुझसे कुछ कहने में कब झिझक होने लगी? प्रेरणा ने हिम्मत जुटाई। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी विदाई और गृह प्रवेश की तैयारी करवा दें। वरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मनोरमा देवी ने सीधे पूछा, क्या सिर्फ वरुण चाहता है या तुम भी यही चाहती हो? प्रेरणा ने नजरें झुका ली। नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। मनोरमा देवी ने कहा, मेरी तरफ देखो लाडली, मैं समझ सकती हूँ। वरुण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनोरमा देवी भी जैसे इस बदलाव से खुश थी। तुम खुश हो? उन्होंने पूछा। प्रेरणा ने अपने भाई आयुष की तरफ देखा। अगर आप सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मनोरमा देवी ने पूछा। मैं अभी भी यहाँ हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें वरुण से प्रेम नहीं है तो ये बात यहीं खत्म कर देते हैं। प्रेरणा चुप रही। फिर मनोरमा देवी ने सीधा सवाल किया, क्या तुम वरुण से प्रेम नहीं करती? इस सवाल पर प्रेरणा रुक गई। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। बाद में आयुष उसके पास आया। प्रेरणा लैपटॉप पर काम कर रही थी। आयुष उसके बगल में बैठ गया। मैंने कुछ पूछा? प्रेरणा की उंगलियां रुक गई। जिस तरह मैं रश्मि से प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, क्या तुम उसी तरह वरुण से प्रेम नहीं करती? प्रेरणा की आंखें भर आई। आयुष ने आगे कहा, एक दुर्घटना थी। हमने मम्मी ममता तिवारी और पापा अजय तिवारी को खो दिया। लेकिन वरुण भी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था। वह भी कई दिन अस्पताल में रहा। अगर वो मर जाता तो क्या तुम खुश हो जाती? प्रेरणा की मुट्ठियां कस गई। आखिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत ज्यादा। उसके शब्द कमरे की खामोशी में गूंज उठे। आयुष मुस्कुरा दिया। फिर पगली रो क्यों रही हो? वह तुम्हारा पति है, उसे इतनी सजा क्यों दे रही हो? प्रेरणा ने धीरे से पूछा, आपको लगता है मैं उसे सजा दे रही हूँ? हाँ, अगर पत्नी ऐसा करे तो उसे सजा देना ही कहते हैं। प्रेरणा ने नजरें झुका ली। मतलब मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ? आयुष ने उसके सिर पर हाथ रखा। अच्छी बनने की कोशिश तो करो। शादी के दिन से आज तक उस बेचारे को मिला ही क्या है? दुख और दूरी। मम्मी पापा को सिर्फ हमने नहीं खोया था, उसने भी उनके अंतिम संस्कार में कंधा दिया था। वह भी रोया था। हम सब टूट गए थे। अब आगे बढ़ने का समय है। उससे माफी मांगो, क्योंकि वह इस सम्मान का हकदार है। उसी समय आदित्य राज के सामने वरुण खड़ा था। वरुण ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा होगा कि तुम मेरी पत्नी से थोड़ी दूरी रखो। वह मुझसे नाराज होती है, वो मुझ पर गुस्सा करती है, मुझे परेशान करती है या डांटती है। ये हमारे बीच की बात है। ये हमारी शादी का मामला है। तुम अपनी जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। मेरी पत्नी को चाहना, उस पर अधिकार जताना या उसे ये सलाह देना कि वह अपने पति को छोड़ दे, ठीक नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं उसका पति हूँ। जब वो मुझे रोकती है तो मैं रुक जाता हूँ। जब डांटती है तो उसकी डांट भी सुन लेता हूँ। उसकी भावनाओं को समझता हूँ। कभी कभी उसकी उल्टी सीधे बातें भी सुन लेता हूँ। कोई भी आदमी अपनी पत्नी के सामने उतना बेबस नहीं होता जितना मैं उसके सामने हूँ। इसलिए मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं अपना धैर्य खो दूं। तुम प्रेरणा के दोस्त हो, इसलिए मेरे लिए भी सम्मान के योग्य हो। लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। वरुण की बात सुनकर आदित्य राज की आंखों में आंसू आ गए। शायद तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। वह तुम्हारी पत्नी है। प्यार थोड़ा स्वार्थी भी होता है। जो अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोचता है। उस समय के लिए सच में मैं भूल गया था कि प्रेरणा तिवारी को वरुण दुबे से चाहे कितनी भी नाराजगी रही हो, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करती है। उसके लिए वह कभी भी कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही है। इसलिए कृपया दोस्त बनकर रहो। सीमा पार करने की जरूरत नहीं। और ये कहते हुए वह उसके केबिन से बाहर निकल गया। वरुण के अनुसार ये जरूरी था। आदित्य राज को ये समझाना जरूरी था कि वो प्रेरणा तिवारी दुबे की पत्नी है। तुम्हें लगता है कि मैं ये लाल साड़ी पहनूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी? मैं अपनी इच्छा से जो चाहूं पहन सकती हूँ, प्रेरणा ने कहा। वरुण ने शांत स्वर में जवाब दिया, 2 दिन के बाद हमारी विदाई की रस्म है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पसंद से तैयार हो।
वैसे ही दिखो जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर उसने साड़ी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर नहीं पहन सकती तो इसे जला देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम इस साड़ी में विदा होकर आओ तो तुम मुझे वैसे ही प्रिय लगोगी जैसी 5 साल पहले अपनी शादी के दिन लगी थी, उसी प्यार के साथ, उसी विश्वास के साथ। ये तो बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है। वैसे भी तुम मेरा दिल तोड़ने की आदी हो, तोड़ती रहो जब तक मौका मिले। वह ये कहकर चला गया तो प्रेरणा चुप रह गई, लेकिन उस खामोशी में उसे अपनी कठोरता और बेरुखी चुभने लगी। वह इतनी कठोर क्यों थी? वह स्वभाव से इतनी सख्त नहीं थी जितनी वरुण के मामले में बन जाती थी। तभी कमरे में रश्मि यादव आई। आप ठीक है भाभी? उसने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो और चिंता मत करो। मैं और वरुण बिल्कुल ठीक है, प्रेरणा ने कहा। रश्मि मुस्कुराई। मैं भी ठीक हूँ, मैं ज्यादा चिंता नहीं करती। आयुष मुझे चिंता करने ही नहीं देते। प्रेरणा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे उनके प्यार पर गर्व है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो सच में मुझ पर जान छिड़कते हैं। एक पति को अपनी पत्नी से इतना प्रेम करना भी चाहिए। मैं भी उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। एक स्त्री जब माँ बनती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन वह ये सब अपने परिवार, अपने पति के लिए करती है। इसलिए अगर मैं कहती हूँ कि मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ तो ये गलत नहीं है। रश्मि ने धीरे से कहा, प्रेरणा प्यार में अहंकार नहीं होता, प्यार तो सुकून देता है। तुम ये क्या कर रही हो? प्रेरणा चुप हो गई। उसकी भाभी बिल्कुल सही कह रही थी। अगर गलती उसकी थी तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। उसे अपने पति के सामने दिल खोल देना चाहिए था। लेकिन वह झुकना क्यों नहीं चाहती थी? आखिर ये कैसी जिद थी? मनोरमा देवी ने उनकी विदाई के समारोह के लिए अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी। पूरे परिवार को बुलाया गया था। मित्रों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हर व्यवस्था की गई थी, जिसकी उन्होंने अपने बच्चों की विदाई के लिए कल्पना की थी। वरुण दुबे और प्रेरणा तिवारी उनके लिए सबसे प्रिय थे। प्रेरणा दुल्हन बनी थी। मनोरमा देवी को लग रहा था आज उनका मन सचमुच खुशियों से भर गया है। उनकी लाडली फिर से दुल्हन बनी थी। उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहा था कि जिस दिन प्रेरणा दुल्हन बनी थी उसी दिन उसके माता पिता का निधन हो गया था। लेकिन आज वो बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर चमक और मुस्कान थी। प्रेरणा तिवारी सजे हुए मंच की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ आयुष तिवारी था। वरुण मंच पर खड़ा था। आयुष ने प्रेरणा का हाथ वरुण के हाथ में देते हुए कहा, मेरी बहन का ख्याल रखना। वरुण की आंखें नम हो गई। उसने प्रेरणा का हाथ दोनों हाथों में थामते हुए मुस्कुराकर कहा, गारंटी देने की जरूरत नहीं, तुम खुद देखोगे कि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित मेरे साथ रहेगी। उसने पूरे विश्वास से प्रेरणा को अपनी ओर किया। प्रेरणा की नजरें झुकी हुई थी। वरुण ने उसे ध्यान से देखा। वह आज बेहद सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि प्रेरणा ने वही साड़ी पहनी थी जिसे वो पसंद करता था। बाद में जब वो कमरे में पहुंचा तो प्रेरणा खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर भी वह नहीं मुड़ी। वरुण धीरे धीरे चलकर उसके पास खड़ा हुआ। तो आखिर मेरी इच्छा पूरी कर ही दी तुमने। देखो आज पूरे परिवार और दुनिया के सामने तुमने खुद को मेरे साथ जोड़ दिया है। अब कैसी नाराजगी? आयुष ने खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखा। मनोरमा देवी ने तुम्हें विदा किया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? वरुण मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका कई बार गलत रहा होगा, लेकिन वह उसके दोनों हाथ थाम चुका था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ना जी सकता हूँ और ना ही इस बात की कल्पना कर सकता हूँ। उसकी आंखें भीग गई। उसने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया और धीरे से कहा, आज मुझे मत रोकना। जो भी बातें हैं हम कल कर लेंगे। पूरी जिंदगी पड़ी है बात करने के लिए। आज बस मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारा पूरा ध्यान चाहता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? वरुण दुबे ने पूछा। प्रेरणा तिवारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी मुंह दिखाई का उपहार बहुत सुंदर है। वरुण मुस्कुराया। धन्यवाद, प्रेरणा ने धीमे स्वर में कहा। वह आगे बढ़ी ही थी तो वरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने, प्रेरणा ने जवाब दिया। वरुण हंस पड़ा। फिर मैं किस लिए हूँ? अगर तुम सब कुछ खुद ही कर लोगी तो मेरा क्या काम रहेगा? उसने मजाक में आंख दबाई। प्रेरणा झोंक गई। ये हार मैं खुद उतार लूंगी, उसने हार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। वरुण मुस्कुरा दिया। मैं मदद कर रहा हूँ, चुपचाप बैठो। प्रेरणा चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर के बाद वो बोली, अब मैं कपड़े बदल लूं? वरुण ने उसके सिर से पिन निकालकर दुपट्टा एक तरफ रखा और उसके बाल खुल गए। प्रेरणा झोंक गई। वह उठने लगी तो वरुण ने उसे रोक लिया। आज कहीं भागने का इरादा तो नहीं है? प्रेरणा ने सिर हिलाया। भागकर जाऊंगी भी तो कहाँ? वरुण मुस्कुराया। बस यही जवाब सुनना चाहता था।
उसने उसके माथे को चूमते हुए कमरे की रोशनी धीमी कर दी। अगली सुबह प्रेरणा की आंख पहले खुली। जैसे ही उठने लगी उसे बीती रात की बातें याद आ गई। उसके गाल लाल हो गए। उसने वरुण की तरफ देखा जो अभी भी सो रहा था। वो पूरी तरह उसकी बाहों में थी। प्रेरणा के हिलने पर वरुण की आंख खुल गई। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सुप्रभात श्रीमती प्रेरणा दुबे। प्रेरणा झोंक कर उठ बैठी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वरुण ने पूछा। कुछ नहीं। प्रेरणा ने नजरें झुका ली। वरुण भी उठकर बैठ गया और उसे अपने पास खींच लिया। बताओ तो सही। प्रेरणा बच्चों की तरह उसके सीने से लग गई। वरुण के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वह हमेशा यही चाहता था, प्रेरणा उसके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करे। कुछ पल बाद प्रेरणा की आंखें भर आई। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके सब सुनकर वरुण का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। रो क्यों रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी शादी के बाद की पहली सुबह मैं तुम्हें रोते हुए देखूंगा, इसलिए अब रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम कभी कभी जिद कर जाती हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मुझे भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे रुकना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी। जितनी गलती तुम्हारी थी उतनी मेरी भी थी, इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। प्रेरणा ने सिर हिलाया। नहीं, गलती मेरी भी थी, हमेशा मेरी थी। मुझे माफ कर दीजिए। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और करते हैं। मुझे सब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए था। हमारी वजह से आयुष भाई और रश्मि भी परेशान हुए और मनोरमा देवी भी। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकल आए। वरुण ने तुरंत उसके आंसू पोंछ दिए। बस, अब और नहीं। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, अब अपनी आंखों में आंसू मत लाना। लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें रुलाता हूँ? प्रेरणा और करीब सिमट गई। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम हो और सब संभाल लोगे, उसने विश्वास से कहा। वरुण मुस्कुराया और उसे अपने पास समेट लिया। एक सप्ताह के बाद दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े थे। मनोरमा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ जाने की तैयारी है तुम दोनों की? शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ है। वरुण हंस पड़ा। ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है, हमारे बिना नहीं होगा। मनोरमा देवी मुस्कुराई। ठीक है, काम भी जरूरी है, खुश रहो, आगे बढ़ो और हाँ, मेरी लाडली का ध्यान रखना, उन्होंने वरुण का कान खींचते हुए कहा। वरुण हंस पड़ा। आप इससे भी कहिए कि मेरा ध्यान रखें, वैसे इसका ध्यान तो मैं रख ही लेता हूँ। प्रेरणा ने उसे हल्की सी कोहनी मारी और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल रखूंगी। आयुष तिवारी और रश्मि यादव दोनों उन्हें फिर से पहले जैसा खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी प्रेरणा ने अचानक पूछा, आदित्य राज कहाँ है? वरुण ने तुरंत मुंह बना लिया। लो, फिर याद आ गया तुम्हें अपने दोस्त का नाम? सब हंस पड़े। प्रेरणा भी हंस दी। दोस्त है मेरा। तभी आदित्य राज हॉल में आता दिखाई दिया। क्या बात है, मेरे नाम पर इतनी हंसी क्यों हो रही है? उसने पूछा। वरुण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दोस्त तुम्हें याद कर रही थी। आदित्य राज भी मुस्कुरा दिया। दोस्त तो दोस्त होता है, चाहे जिंदगी में कुछ भी बदल जाए। प्रेरणा ने कहा, मैं इसलिए याद कर रही थी क्योंकि आज की मीटिंग में तुम्हारी भी जरूरत है। वरुण ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ हाँ, हमें सब पता है। कुछ समय के बाद मीटिंग खत्म हुई। आदित्य राज ने कहा, अब मैं चलता हूँ, काम पूरा हो गया है। मीटिंग रूम से बाहर निकलते समय वरुण ने धीरे से कहा, अच्छा हुआ, एक बड़ी मुसीबत टली। प्रेरणा ने उसे घूर कर देखा। आदित्य राज हंस पड़ा। मैं तुम्हें याद करूंगा। प्रेरणा मुस्कुराई। मैं भी तुम्हें याद करूंगी, अपना ध्यान रखना। आदित्य राज ने सिर हिलाया, सबको नमस्ते कहा और वहां से चला गया। ये वो मध्यम आवाज में बोला था। प्रेरणा तिवारी की आंखों में देखते हुए वो फीका सा मुस्कुराई। वह जानती थी किसी से प्रेम हो और वह ना मिले तो कैसी तकलीफ होती है। ये वो कल्पना भी नहीं करना चाहती थी, मगर वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वह उसकी आंखों से उसके दर्द को पढ़ सकती थी। आदित्य राज भी उसे ऐसे ही देख रहा था जैसे सब जानता हो। प्रेरणा समझती थी कि यूं तो और भी रुक सकता था, मगर अब जैसे रुकना नहीं चाहता था। मम्मी ममता तिवारी भी मुझे याद कर रही होंगी। वैसे भी वो अकेली रहती हैं। प्रेरणा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे दोनों लिफ्ट में खड़े थे। उदास हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त चला जाएगा? हाँ, उदास तो हूँ, मगर एक ना एक दिन उसे जाना ही था। मुझे तो नहीं लगता था कि तुम उसे जाने दोगी। तुम्हारे व्यवहार से लग रहा था कि तुम उसके बारे में गंभीर हो रही हो। वह कुछ कहने लगी थी, मगर रुक गई। उसने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे बारे में गलत सोचती हो। मैं तो बस उसे परेशान करती हूँ, मुझे मजा आता है। वह इतनी मासूमियत से गंभीर चेहरे से बोली थी कि वरुण दुबे खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम पागल हो? हाँ, मैं बेवकूफ और पागल दोनों हूँ। वो मुस्कुराया। उसके कदम उसकी तरफ बढ़े और वो पीछे हटने लगी। वह लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था।
अचानक वो लिफ्ट की दीवार से टकरा गई। वरुण ने अपना घेरा उसके चारों ओर बना लिया। उसने उसके होठों पर उंगली फेरी। वरुण, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मेरा भी तो तुम्हें परेशान करने का मन कर रहा है। दूर रहो। नहीं रह सकता। वह उसके होठों के करीब झुका था। उसकी आंखों में खोकर उसे बेचैन कर रहा था और वह खुद भी जैसे सुध-बुध खो रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और वह तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर उससे दूर हो गया। अपने कोट का बटन ठीक करते हुए उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो प्रेरणा को जानता ही ना हो। प्रेरणा उसके इस अंदाज को देखकर हंस पड़ी। सामने खड़े लोग उन्हें घूर रहे थे। सर, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, हरीश यादव ने कहा। अच्छा, वरुण ने देखा। मीटिंग में अभी 1 घंटा है, तुम जाओ, टायर ठीक करवा कर लाओ। मैं यही हूँ, मेरा दोस्त आने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर। हरीश यादव के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका फोन उसके पास नहीं था। वह गाड़ी में ही रह गया था। वरुण रेस्टोरेंट से बाहर निकला मगर तब तक हरीश जा चुका था। उसने गहरी सांस ली। खैर, उसके दोस्त को आना था। वह वापस अंदर जाकर टेबल पर बैठ गया। हरीश कुछ देर में टायर ठीक करवाकर आ ही जाता। वो लैपटॉप पर काम करते हुए कॉफी पी रहा था। दूसरी ओर प्रेरणा तिवारी दिल्ली के एक बड़े मॉल में इधर उधर खरीदारी करने में व्यस्त थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर वरुण का नाम देखकर वो मुस्कुरा दी और तुरंत कॉल उठा ली। मगर अगले ही पल जो उसने सुना, उसके हाथ से सारी खरीदारी बैग गिर पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक और दुर्घटना नहीं। मैं उसे खो नहीं सकती। हे भगवान, इतनी बड़ी सजा मत देना। वह घबराकर भागी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी तेज दौड़ रही थी। दुर्घटना वाली जगह पहुंचकर वह इधर उधर देखने लगी। सामने वरुण की गाड़ी दिखाई दे रही थी। चारों तरफ लोग जमा थे। घना धुआं उठ रहा था। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे। वे कांपते कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कार के सामने पहुंची, उसकी हालत बिगड़ गई। गाड़ी में आग लगी हुई थी। पुलिस वाले उसे दूर करने लगे मगर वह चीख रही थी, रो रही थी। कोई उसे कार के पास नहीं जाने दे रहा था। वह रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। तभी किसी ने उसे संभाल कर उठाया। वह रोते हुए खड़ी हुई। पलटकर देखा जिसने उसे उठाया था। उसे देखते ही वह और जोर से रोने लगी और वरुण दुबे के सीने से लगकर सिसकने लगी। क्या हुआ? तुम इतनी रो क्यों रही हो? मुझे लगा तुम गाड़ी में थे। वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मैं मर जाती वरुण, मैं सच में मर जाती। आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने सोचा था कि फिर एक दुर्घटना होगी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उस गलती की सजा देती रही जो तुमने जानबूझकर की ही नहीं थी। प्रेरणा, क्या हो गया है? तुम क्यों रो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हरीश यादव भी सुरक्षित है। लोगों ने उसे समय रहते बाहर निकाल लिया था। गाड़ी में बाद में विस्फोट हुआ। मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया था। शायद इसलिए तुम्हें दुर्घटना की खबर मिली। अब रोना बंद करो और माफी क्यों मांग रही हो? नहीं, तुम नहीं जानते मैं मॉल से यहाँ तक कैसे भागी हूँ। वरुण को महसूस हुआ। उसके हाथ हल्के हल्के लाल पड़ गए थे। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? अब प्रेरणा को अपने हाथों में जलन महसूस हुई। वह आग की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस वालों ने उसे रोक लिया था। कुछ नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी इंस्पेक्टर नवीन ठाकुर उनकी तरफ बढ़े। क्या ये आपकी पत्नी है? जी हाँ, वरुण ने उसे अपने पास करते हुए कहा। ड्राइवर कैसा है? वो बिल्कुल सुरक्षित है। लोगों ने उसे समय पर बचा लिया था। अगर हम आपकी पत्नी को ना रोकते तो वह आग में चली जाती। गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है मगर किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। वरुण ने राहत की सांस ली। तभी मनोरमा देवी वहां पहुंची। परिवार की सम्मानित वरिष्ठ मुखिया, जिनके गोद लिए हुए बच्चों और पूरे परिवार में उनका बहुत आदर था। उन्होंने दोनों के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। हमेशा खुश रहो। क्यों अपनी जान की इतनी चिंता करवाई? वह बिल्कुल ठीक है मेरी लाडली, तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया। हाँ, आयुष तिवारी भी मुस्कुराया। मनोरमा देवी सही कह रही हैं। आप इसे जानते हैं ना, पहले ये कहती थी ये वरुण दुबे से नफरत करती है और अब कुछ ही हफ्ते हुए हैं इसकी शादी को। जरा इसकी हालत तो देखो। जली सिर्फ गाड़ी है मगर लगता है इसका दिमाग भी जल गया है। बस भी करो भाई, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। मैं डर गई थी, प्रेरणा तिवारी ने कहा। वरुण ने उसे अपने पास कर लिया। अच्छा बस करो अब मेरी पत्नी को क्यों परेशान कर रहे हो? यह अपने पति के लिए चिंतित हुई थी ना। ये अच्छी बात है, ऐसे ही हमेशा चिंता करती रहो। आयुष तिवारी ने उसे हल्की सी कोहनी मारी थी। वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे। बहुत प्यारी लग रही हो। धन्यवाद। वह मुस्कुराई। अब तबीयत कैसी है? ठीक है, और मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया।
हाँ, तुमने परेशान तो कर दिया था, मगर धन्यवाद मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी हूँ। वरुण उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें उसके हाथों पर बंधी पट्टियों पर टिक गई, जो उसने खुद लगाई थी। कल रात से वह ठीक से सो नहीं पाया था। वह बार-बार यही सोच रहा था, प्रेरणा तिवारी उसे कितना प्रेम करती है और अपने मन की भावनाओं को कितनी खूबसूरती से छिपा कर रखती है। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, शायद कभी अपने प्रेम को शब्दों में पूरी तरह व्यतीत नहीं कर सकते। प्रेरणा मुस्कुराई। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब अगर मैं अपने मन की बातें शब्दों में कहूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे ना? वरुण हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं मानूंगा। उसने उसे अपने पास करते हुए बहुत प्यार से उसके गालों को चूमा। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करता रहूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जैसी तुम चाहोगी, तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हें हमेशा अपने दिल के सबसे करीब रखूंगा। प्रेरणा उसके आलिंगन में मुस्कुराती रही। फिर उसने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है, अगर मैं इस प्यार और विश्वास के घेरे में रहूंगी तो हमेशा सुरक्षित रहूंगी। सिर्फ सुरक्षित नहीं, हमेशा खुश भी रहोगी। वरुण ने मुस्कुराकर कहा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। प्रेरणा भी मुस्कुरा दी। मुझे भी पूरा विश्वास है। लंबे दुखों और गलतफहमियों के बाद अब उनके जीवन में शांति का समय आ गया था। परिवार के सभी लोग उनके साथ थे। मनोरमा देवी, जो परिवार की सम्मानित वरिष्ठ मुखिया थी और जिनके गोद लिए हुए बच्चे सहित पूरा परिवार उनका बहुत सम्मान करता था, उन्हें देखकर संतोष से मुस्कुरा रही थी। घर में अब खुशियां थी, अपनापन था और रिश्तों की गर्माहट थी। जब जीवन में शांति आती है तो उसके साथ सुख, विश्वास, संतोष भी आ जाता है। वरुण और प्रेरणा के जीवन में भी अब वही समय था, जहाँ हर दिन प्रेम, सम्मान, खुशियों के साथ आगे बढ़ रहा था। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।